हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हमारा मिलना बहुत दिन के बाद हो रहा था, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। थोड़ी प्रॉब्लम थी इसीलिए मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा था, यानी आपको पढ़ा नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों देखिए इस बुक में जो टॉपिक बचे हुए हैं, हमारा काम होगा पहले हम उसे कवर करें। देखिए बायोलॉजी बची हुई है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, केवल 2 टॉपिक ये हैं जो बचे हुए हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन कभी बन गए तो बन गए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं इस बुक के साथ पूरी पीडीएफ दे दूँगा, तो आप वहाँ केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ठीक दोस्तों? बाकी सारी चीज़ें मैं कवर कराऊँगा। दोस्तों देखिए, पढ़ाता नहीं केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री बहुत कम लोग देखते हैं और हमको लगता है जो लोग देखते हैं, तो वो मतलब उनसे बेटर है कि वो बुक पढ़ लेंगे तो कम समय में हो जाएगा ना। मुझसे जल्दी पढ़ लेंगे और मुझसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे आप। तो इसीलिए मैं बुक में पीडीएफ दे दूँगा, तो आप वो कर लीजिएगा। बाकी मैं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ-आरओ को प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए अभी जब प्रैक्टिस सेट आएँगे, तो मैं उसका प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। अब हमारा काम केवल यही होगा कि पीसीएस जो एग्ज़ाम करा रहा है या यूपी ट्रिपल एससी, हम इसी पे ज़्यादातर फ़ोकस करेंगे, ठीक दोस्तों? तो ध्यान देंगे आप लोग, आगे हम जितना भी कराएँगे आपको कंटेंट, इसी से रिलेटेड आएगा। देखिए अभी तो 1 वीडियो आएगी, 1-2 दिन में 2 वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, थोड़ा टाइम मैनेज कर लेंगे, उसके बाद जो है तो दोस्तों आपके 2 वीडियो आएँगे डेली, ठीक? और 2 शॉर्ट आएँगे, शॉर्ट आपका रिवीजन कराएँगे दोस्तों। आपको रिवीजन करना है, 5 सेकंड की वीडियो रहती है, उसे पॉज़ कर दीजिए, पॉज़ करने के बाद पूरा रिवाइज़ कर लीजिए। जो मैंने पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो दोस्तों बुक के ही हैं, लेकिन जो मतलब पढ़ा चुका हूँ ना, वहीं से क्लिप वो डाल देता हूँ। तो शॉर्ट इतने बेहतरीन है दोस्तों, आपने वैसे क्वेश्चन देखे बहुत ही कम होंगे, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन नहीं देखे हैं, कुछ देखे हैं तो उसे रिवीजन कर लीजिए। तो ये मतलब काम करिए आप दोस्तों। क्योंकि कोई मतलब आपको परफेक्शन आपके अंदर नहीं ला सकता है, आपको खुद ही मतलब बनना पड़ेगा, खुद ही आपको अपनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कहाँ कमी है उसे सही करना पड़ेगा ना। तो हम शुरुआत करते हैं अब दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए बायोलॉजी, आज हम देखेंगे बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे। फिजिक्स इससे पहले मैंने मैराथन कराई है, 700 क्वेश्चन के आस-पास है। 30-40 मिनट की वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई। अब हम देखेंगे बायोलॉजी दोस्तों, 40 से 45 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों, केवल इतनी ही होगी, आप आराम से देख लीजिएगा 1.5 पे करके, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मुझे किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप लोग देखते रहिए, ठीक दोस्तों? देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन अगर हम शुरुआत करें तो लिखा है जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन है, तो ये क्या है? उत्परिवर्तन है दोस्तों। अगला विटिकल्चर माना जाता है तो अंगूर के उत्पादन से। दोस्तों देखिए विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है पीसी कल्चर, क्या आता है? कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो है ये मछली पालन से संबंधित है, किससे? मछली। देखिए मछली को हम पीस के बनाएँगे, क्या बनाएँगे? पीस के, तो पीस से पीसी, मछली से मछली। एक दोस्तों आप सुने होंगे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे है? रेशम पालन से है, किससे है? रेशम पालन से। तो देखिए रेशम, रेशम की क्या बनती है? साड़ी, साड़ी यानी सेरी, तो थोड़ा मतलब रिलेट कर सकते हैं इसी तरह से, तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी या जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है, तो उसे कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। देखिए जर मतलब होता है बूढ़ा, तो उसी से रिलेट कर लीजिए, जर यानी वृद्धावस्था का अध्ययन करना है तो जेरोंटोलॉजी कहलाएगा। थोड़ा मतलब अगर दिमाग में रहेगा तो सही है। अगला जीवधारियों का वर्गीकरण है। अगला टॉपिक दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए लिखा फ्लाइंग फिश है, तो ये मीन है दोस्तों। अगला दिया मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली क्या है? गम्बूसिया। दोस्तों गम्बूसिया मछली का कार्य होता है जो मच्छरों द्वारा लार्वा जो होता है, बहुत बड़ी संख्या में मतलब ये लार्वा जो है पानी में फैले होते हैं, ठीक? तो ये अगर सोचिएगा कि लार्वा बहुत अधिक मात्रा में हो जाएँगे फैले और इसे खत्म कोई नहीं करेगा या इसे कोई नियंत्रण में नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ी संख्या में मच्छर हो जाएँगे पृथ्वी पर। तो ये नियंत्रण कौन करता है? गम्बूसिया मछली इस लार्वा को खा लेती है। तो जब लार्वा खा लेगी तो मच्छर कहाँ से होंगे? तो मच्छर क्या होंगे? नियंत्रित हो जाएँगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लैनेट है। अगला है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि है? तो गिबन है दोस्तों। अगला दाँत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल है। अगला है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है दोस्तों? तो व्हेल शार्क है। अगला शहतूत शाल बनाई जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चीरू के बालों से। अगला समुद्री घोड़ा, देखिए सबसे लाजवाब क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा अगर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से क्या है? घोड़ा है, मछली है या मतलब कुछ 2-3 ऑप्शन और दे दिया, अमीबा है या पूछ लिया इस तरह के, तो आप मतलब दोस्तों बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। याद रखेंगे मछली है दोस्तों, ठीक? क्या है? मछली है एक, ये याद रखिएगा। यूपीपीएससी है, दिमाग से खेलता है, तो हमें वैसे ही चलना भी चाहिए, ठीक दोस्तों? और देखिए हम जितने भी एग्ज़ाम हैं अब कवर करेंगे धीरे-धीरे।
चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या आने वाला लेखपाल होगा या और भी जितने एग्जाम होंगे, हम जीएस उसी की पढ़ाएंगे। केवल हमारा फोकस केवल जीएस, हिंदी इनमें होगा। प्रैक्टिस सेट में जो भी होगा सब कराएंगे, लेकिन अगर ऐसे ही पढ़ाना होगा किताबें तो हम जीएस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक दोस्तों, तो आप टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि दोस्तों जॉब लेना है आपको भी, हमें भी, सबको लेना है अगर, तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना कोई सोचता है उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक, तो करिएगा आप लोग। अगला है गोलकिर्म निमटोड से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया है। अगला है भारत सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? स्क्विड है। क्या है? स्क्विड है। अगला पित्ताशय नहीं होता है तो चूहे में नहीं होता दोस्तों। लिंग गुणसूत्र नहीं होते तो छिपकली में दोस्तों नहीं होते हैं। ठीक दोस्तों, अगला बात करें तो कीट नहीं है तो क्या नहीं है? मकड़ी जो है हमारी कीट नहीं है। अगला ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेढक और सर्प। दोस्तों ठंडे रक्त का कहने का मतलब है कि जो है ये अपना समय के अनुसार इनका ब्लड चेंज होता रहता है, यानी इनके शरीर का तापमान जो है चेंज होता रहता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मेढक दोस्तों 3 तरह से सांस लेता है। कैसे लेता है? 3 तरह से। एक तो गलफड़ से लेता है, एक त्वचा से लेता है और एक कहाँ से लेता है? तो फेफड़े से भी लेता है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? अगर पृथ्वी के ऊपर होता है तो किससे लेगा? श्वसन से लेगा, यानी फेफड़े से लेगा सांस मेढक। अगर पृथ्वी के अंदर है तो त्वचा से ले लेगा। किससे? त्वचा से ले लेगा। अगर पृथ्वी मतलब जल में है तो किससे लेगा? गलफड़ से लेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये है मेढक की तीनों चीज़ें याद रखेंगे आप। केचुआ के बारे में आप लोग जानते हैं? जो खेतों में होता है केचुआ। दोस्तों जानते हो ये क्या करता है? ये सांस कहाँ से लेता है? त्वचा से लेता है अपनी, और त्वचा जहाँ से सांस लेगा तो वहाँ नम होना चाहिए, यानी नमी युक्त भूमि होगी तभी ये सांस लेगा। इसलिए ज़्यादातर कछुआ कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, आपको नज़र आएँगे, क्योंकि वो अगर ज़मीन नम नहीं होगी तो वहाँ सांस नहीं ले पाएँगे ज़्यादा, तो इसीलिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको समझना होगा, धीरे-धीरे आपको मैं बताता रहूँगा चीज़ें। देखिए ले कीट नहीं है तो मकड़ी, ये सारी चीज़ें हो गई। देखा पक्षी वर्ग में नहीं आता है तो चमगादड़ दोस्तों पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगर बात करें कि वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादन करता है वो कपोत है। शायद कबूतर हो दोस्तों, जो भी हो कपोत, कपोत का मतलब मुझे तो कबूतर लगता है, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वाधिक तेज़ दौड़ने वाला पक्षी क्या है? ऑस्ट्रिच है, ये अंडे देता है दोस्तों। अगला दिया है खुर नहीं पाए जाते तो गीदड़ में। देखिए कितनी नई-नई बातें आपको समझने को मिलेंगी यहाँ, आप सोच नहीं सकते। बहुत अभी हम खुद ही बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगे, जो आपके दिमाग से थोड़ी परे होंगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दोस्तों दी हुई हैं, ठीक? तो मैं बताऊँगा चीज़ें अभी। लिखा वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में से बड़ा होता है, वो चींटी होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो मछली होती है हमारी, यहाँ देखिए पूछा है कि मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है, वो तो चलो चींटी का हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए मछली आपने देखा होगा दोस्तों, मैं थोड़ा बना देता हूँ मछली। ये मान लीजिए मछली है हमारी, ठीक दोस्तों? यहाँ पे और ये इसकी आँख हो गई, मतलब जो भी है, आँख मान लीजिए ये है। तो दोस्तों पंख लगा देते हैं, नहीं तो फिर मछली लगेगी कहाँ? देखिए मेरा दोस्तों मेरी जो है ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, ठीक है? हाई स्कूल में मुझे जो है 64 नंबर मिले थे ड्राइंग में। तो मतलब बहुत बेकार ड्राइंग है, मैं कभी बनाने की कोशिश भी नहीं किया। देखिए यहाँ देखिए अगर ये मछली है हमारी, ठीक? तो मछली की आँख के ऊपर ही इसका दिमाग होता है, कहाँ होता है? आँख के ऊपर दिमाग होता है। दोस्तों पानी में देखे होंगे मछली गलफड़ से साँस लेती है, यानी गिल्स से। अपने गिल्फ से जब साँस लेती है तो बड़ी स्पीड में लेती है। कभी आप मछली पानी में देखो दोस्तों, बहुत जल्दी मतलब मूव करती है वो, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेती है। बुलबुले आप बहुत देखेंगे मछली के पास बनते हैं। इसका रीज़न जानते हो दोस्तों क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वायुमंडल में हमारी पृथ्वी तो मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी मात्रा में है। लेकिन दोस्तों आप बताइए पानी में क्या इतनी ऑक्सीजन है? तो पानी में इतनी ऑक्सीजन नहीं घुली है दोस्तों। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम है। यानी पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन अधिक है, जबकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम है, यानी ऑक्सीजन पानी में कम घुली है दोस्तों। तो क्या है, जैसे जितनी रिक्वायरमेंट है मछली की, उतनी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेती है। मतलब श्वसन उसकी दर क्या है, अधिक है, ताकि वो अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके, इसलिए उसे जल्दी-जल्दी साँस लेना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो यही रीज़न है। देखिए मैं थोड़ा मतलब आपको कई सारे लॉजिक बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि ये ना लगे कि और बुक ही पढ़ रहे हैं, बुक से अलग भी आपको पता चले। ठीक दोस्तों? आगे हम बढ़ जाएँ। देखिए लिखा है पक्षी, तो पक्षी है ऑर्निथोलॉजी। आपने गौरव सर की अगर कभी भी वीडियो देखी होगी, तो वो क्या कहते हैं कि पक्षी का अध्ययन याद करना है तो हमें याद करना पड़ा ऑर्निथोलॉजी। मैं भी पहले देखता था दोस्तों, अभी भी कभी-कभी देख लेता हूँ। तो ऑर्निथोलॉजी मतलब जो है कहते हैं ना, तो ऑर्निथोलॉजी वहाँ से याद कर देखिए दोस्तों, आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी हैं, आप ही के जैसे हैं, और टीचर हमेशा स्टूडेंट ही होता है, वो सीखा करता है। तो हम भी सीखते हैं, आप भी सीखिएगा। बस पढ़ाई करना हमारा मकसद है, वो कहीं भी पढ़ना रहे दोस्तों। अगर देखिए हम लोग दोस्त की तरह पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर पढ़ लेंगे ना। तो ऐसे ही दोस्तों चलता रहेगा, चीज़ें होती रहेंगी, आप भी सिलेक्शन लीजिए, मौज काटिए, घूमिए, टहलिए,
एन्जॉय करिए, बस पढ़ाई करिए लेकिन जम के। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए जम के पढ़िए। सिलेक्शन हो जाए फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, उपन्यास पढ़िए, नोवेल और भी चीज़ें जो कहानियाँ हैं या भगवद गीता है वगैरह-वगैरह पढ़ते रहिएगा, ठीक? देखिए वंशानुगत की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक्स होता है, पर्यावरण इकोलॉजी होता है, जीवाश्म क्या होता है पेलियो बायोलॉजी, ठीक दोस्तों? तो ये याद रखेंगे आप। अगला दिया है जैव विकास एवं आनुवांशिकी। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। देखिए जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। अगला विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। अगला एक वर्णांध पुरुष यानी एक ब्लाइंडनेस जो पुरुष है एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण जो है उत्पन्न होंगे तो पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। अगला दिया है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है तो हरित नील शैवाल। क्या है? हरित नील शैवाल। आगे अगर हम बात करें मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वो क्या है? गार्डन पी यानी मटर की बात कर रहा है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों यौन संबंधित आनुवांशिक रोग क्या है? हीमोफीलिया है दोस्तों। इसमें ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, हीमोफीलिया आप सुने भी होंगे लोग। अगला दिया है कि डायनासोर्स पाए जाते हैं तो मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। देखिए मेसोजोइक, सिनेजोइक ये सारे युग हैं, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, इरा है। तो हिस्ट्री में दोस्तों आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर चलो धीरे-धीरे पढ़ लेंगे हम लोग, देखेंगे सॉरी हिस्ट्री में नहीं बायोलॉजी ज्योग्राफी में दोस्तों। ये सब ज्योग्राफी के हैं। जैसे हिमालय कब बना ये सब आप देखे होंगे, गोंडवाना लैंड का विकास किस युग में हुआ ना? तो ये सारी चीज़ें आप अलग-अलग देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई होंगी। अगला दिया कोशिका ऊतक एवं अंग। देखिए सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए ये एक ईंट है, तो ईंट क्या हो गई हमारी सेल हो गई। अगर हम 4-5 सेल जोड़ दें, ठीक? तो ये क्या बन गई? दीवार बन जाएगी। बन जाएगी नहीं? ईंट जुड़ते चले जाएँ दीवार बन जाएगी। तो ये दीवार क्या मतलब जो अलग-अलग ईंट जुड़ गई, ये दीवार क्या है? टिश्यू है। लेकिन कई सारी टिश्यू अगर जुड़ जाएँ, तो ये एक घर नहीं बन जाएगा, यानी ऑर्गन नहीं हो जाएगा, अंग नहीं हो जाएगा दोस्तों। देखिए ग्रुप ऑफ देखिए सेल ये क्या है? सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यू हो जाएगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी ऑर्गन्स हो जाएगा और ऑर्गन सारे मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। और सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल यानी ये सारी सेलें इकट्ठा होंगी तो बनेगा टिश्यू। टिश्यू जब इकट्ठा होगा तो ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स के बाद हमारी बॉडी बनती है। ठीक? ये तो मतलब ऐसे नॉर्मल परिचय था, आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो लाइसोसोम को। लिखा है मानव कक्ष हृदय के कक्षों में संख्या कितनी है? तो 4 है दोस्तों। ऊपर अलिंद होता है, नीचे जो है निलय होता है। तो 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। दायाँ अलिंद दायाँ सॉरी दायाँ अलिंद, बायाँ अलिंद और उसके बाद दायाँ निलय, बायाँ निलय। ठीक? तो ये होता है। अगर आप देखे होंगे कभी मैं ब्लड बनाऊँगा तो आपको मतलब सॉरी हार्ट बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा सारी चीज़ें। बाकी नॉर्मल समझिएगा आप लोग। देखिए इस तरह मान लीजिए हमारा ये ऐसे नहीं होता दोस्तों, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 इस तरह थोड़ा मतलब याद रखें। देखिए इस तरह होता है एक्चुअली बात, तो ये हो जाएगी दोस्तों, बड़ा हो जा रहा है। ये ऐसे कुछ करके होता है, यहाँ पे ये आता है इस तरह, उसके बाद फिर यहाँ से मतलब इस तरह इसमें मुड़ा होता है। तो ये हाँ, इस तरह होता है दोस्तों हृदय। ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक लगा होता है, उसके बाद 2 यहाँ पे होती हैं दोस्तों, इस तरह। ऐसे ही होता है दोस्तों, ठीक? यहाँ पे होता है। तो इस तरह होता है, आप देखे होंगे ब्लड को, तो मतलब ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मल। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो कक्ष पता चल गया ना 4 कक्ष होते हैं। लिखा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी तो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अगला दिया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, कोशिका भित्ति प्रकार से। दोस्तों देखिए, पादप में क्या होता है? सेल वॉल पाई जाती है। क्या है? सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जंतु में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक दोस्तों? यहाँ सेल वॉल नहीं पाई जाती, याद रखेंगे आप। और जैसे हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, जो मतलब सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं कि नहीं दोस्तों? जैसे हम कुछ बीमार पड़े, तो वो क्या करता है, जो सूक्ष्म जीव हमारे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है या और कोई है, तो वो सूक्ष्म जीव यही सेल वॉल बना देते हैं हमारे बॉडी में। तो वो सेल वॉल तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हम खाते हैं मेडिसिन, समझ में गए? एंटीबायोटिक। तो वो क्या करता है, जो सेल वॉल हमारे बॉडी में बन गई है, उसे वो तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ देता है एंटीबायोटिक। समझ में आया कि नहीं? फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। समझ में है कि नहीं? ये मतलब थोड़ा हाई लेवल की बात है, लेकिन समझ में आ गई होगी। हाई लेवल कुछ नहीं है दोस्तों, सब नॉर्मल है, मतलब मुँह से मेरे निकल गया है, नहीं तो फिर मतलब आप सोचे कि मतलब वो है,
नॉर्मल है, ठीक दोस्तों। अगला है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। अगला है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला दिया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपीज है। दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेल है, ठीक, इस सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है पता है, जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, ये जैसे CO2 है प्लस ऑक्सीजन, ठीक, O2 इसे तोड़ देता है, सॉरी CO2 नहीं, ये क्या करता है, भोजन हम जैसे जो हम भोजन खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में होता है, C6H12O6 के रूप में होता है, प्लस बाहर से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन ये तोड़ देता है। ये किस में टूटता है, तो CO2 में टूटता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, O2 में टूटता है, उसके बाद इसमें ATP का निर्माण होता है, और ATP क्या है, ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है। समझ आया कि नहीं दोस्तों। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ जो है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को लिखा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो स्टेपीज है, जो कान में होती है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो प्रत्यस्थ या प्लास्टिक ऊतक या टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। अगला दिए वयस्क मानव में होती है तो 206 अस्थियां होती हैं। लिखा स्टेम सेल्स से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना की जाती है तो जापान के वैज्ञानिकों से। देखिए आपने सुना होगा मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता दूं कि लिगामेंट जो आया है कैसे याद रखेंगे। देखिए बी लाल, ठीक, क्या होता, बीबी लाल। देखिए बोन टू बोन, ठीक, बोन टू बोन यानी हड्डी को हड्डी जोड़ता कौन है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक दोस्तों। एक और होता है इसी तरह, तो याद रखेंगे आप थोड़ा। देखिए अगला आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मानव शरीर की क्रिया विज्ञान बात करते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच की खाई को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। मैं आपको कई बार बताया भी होऊंगा, अलग अलग जब मतलब बुक पढ़ाया होऊंगा कई बार, तो वहां मैंने बताया कि दो न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए वो सिनेप्स होता है। क्या होता है, सिनेप्स। फेफड़ों में गैस के विनिमय का स्थल क्या है, एल्वोलाई है दोस्तों, क्या है, एल्वोलाई होता है। अगर मैं बात ये देखिए नोजल कैविटी है मान लीजिए हमारे शरीर की, ठीक, ये इसमें जो क्या होता है, फेर्निक्स होता है, लेनिक्स होता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर जो बनता है, मान लीजिए इस तरह आया, तो फेफड़े में कई सारी एल्वोलाई होती है, छोटी छोटी होती हैं, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें जिह्वा यानी जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता चलता है, तो आगे मीठे स्वाद का पता चलता है और सबसे पीछे जो आधार है वहां तीखा या कड़वा होता है। और जो अगर हम देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी जीभ है दोस्तों, यहाँ पे कड़वा या तीखा पता चलेगा जो आधार है, अग्रभाग में मीठा पता चलता है। ये यहाँ अगर ये पार्श्व भाग, एक पार्श्व ये होता है, एक ये होता है दोस्तों, एक ये होता है और एक ये होता है। देखिए हमारा खट्टा हो गया, मीठा हो गया, ठीक, तीखा हो गया, नमकीन, नमकीन भाग पता चलेगा। लेकिन दोस्तों बीच में आप सुने होंगे यहाँ पे कि हम टॉफी जब खाते हैं तो कभी बीच में रखते हैं तो खटमिट्ठी लगती है। मुझे सारे स्वाद कहाँ पता चलेंगे, उस बीच में स्वाद पता चलते हैं। यानी जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं अगर बीच में खाएँगे तो हमें सारे स्वादों का अनुभव होगा। समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ है, तो बीच में सभी स्वाद मिलते हैं। अगला है मानव हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? तो अभी देखिए केवल 4। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है तो मस्तिष्क है। आगे हम बात करें तो इसने सीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, यानी सूंघने की कमी को। अगला है कि मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं, तो ये लेस देन होते हैं कितना, 750 nm दैर्ध्य के लिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा छोड़ दो दोस्तों, इसमें रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने पढ़ा दिया, अगर अब आ गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में तब तो कर लीजिए, लेकिन कभी नया क्वेश्चन अगर बन रहे हैं दोस्तों, देखिए पीसीएस में क्या होता है, 100 मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, ठीक, तो जीएस के सारे दोस्तों मुझे करने ही नहीं है, कभी नहीं करने हैं। हमें कितने करने हैं, 90 से ही करने हैं। 95 कर दिए तो सबसे सही है, मतलब पक्का ही सिलेक्शन 95। लेकिन 90 से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। तो सोचिए मतलब 60 क्वेश्चन नहीं करने हमें, तो उसी 60 क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया कि नहीं? जो बच्चे सोचते हैं कि हम 150 में कम से कम 130-40 क्वेश्चन करेंगे, वही बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा मतलब ना करिए। पेपर अभी नेट जेआरएफ का मैं देकर आया, हिस्ट्री का आते ही पता नहीं लग रहा था कहाँ से पूछा है, कोई दूर-दूर तक लेना नहीं। बस कुछ क्वेश्चन, मूवी के डायरेक्टर के कई सारे नाम थे उसमें मिलान करने के लिए, अलग-अलग चैनलों के नाम थे मिलान करने के लिए। तो मतलब बहुत सारा, मतलब ये समझ लीजिए अनएक्सपेक्टेड जो होता नहीं, फर्स्ट पेपर छोड़ दिए, सेकंड पेपर हिस्ट्री में ही अनएक्सपेक्टेड था। अगली बार तो जो हुआ था लीक हो गया था, उसमें तो मान लीजिए बहुत सारा पढ़ा हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा आया है और कट ऑफ कम जाएगी दोस्तों, बहुत सारा पढ़ा हुआ नहीं आया है।
मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे 100 क्वेश्चन है तो 20-25 क्वेश्चन आए होंगे, जो मतलब अलग-अलग किताबों से मिल गए होंगे, जो रिसोर्स है, कॉम्पिटिशन से, ये सारी मिल गए होंगे। लेकिन 80 क्वेश्चन दोस्तों अगर बात करें 70 से 80 क्वेश्चन, तो वहाँ आपको तुक्का ही लगाना है। तो वो तो मतलब मान लीजिए हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोस्तों उसमें मतलब किसी का कोई वो नहीं रहता है और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि सारा पढ़ा ही हुआ आया है या इसी नोट से आया है या यहीं से सारे क्वेश्चन आए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ठीक? तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वहाँ छोड़ देना बेटर होता है अगर माइनस मार्किंग हो। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो लगाइए दोस्तों। अगला दिया मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। अगला है जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की दर भी तीव्र हो जाती है दोस्तों। सीधी-सी बात है भाई, अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम है, तो हमारी दर तेज़ नहीं हो जाएगी। अभी मछली का एग्ज़ाम्पल दिया। अगला 1 गिलास पानी पीने से मिलती है तो 0 कैलोरी, कोई ऊर्जा हमें नहीं प्राप्त होती है। अगला है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है तो बुलिमिया से होता है। अगला मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है आँख है। लिखा है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है तो वो मस्तिष्क है। अगला कैमरा की फ़िल्म किससे तुलना की जाती है तो आँख की रेटिना। अगला है मस्तिष्क और मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन होने से क्या रोग होता है तो मेनिंजाइटिस होता है दोस्तों। आगे हम बात करें तो ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोकार्डियोग्राफ ये मस्तिष्क का होता है ईईजी, ठीक? ईसीजी होता है, कार्डियोग्राफ होता है, ठीक? ये होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है, वो ईसीजी होता है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, ठीक? तो वो किसका होता है वो मतलब उसका होता है, हृदय का होता है। कार्डियो मतलब क्या होता है? हृदय होता है। तो ये ई है तो एन्सेफेलो यानी मस्तिष्क से संबंधित है। अगला दिया घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करती है वो धूल बरूथी। अगला अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है तो प्रोटीन है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है तो देखिए दोस्तों 120 बटे क्या होता है 80 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला दिया है कि जो है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46 होती है। लिखा मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगर हम बात करें तो वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो एटीपी, एडीपी। ठीक दोस्तों? अगर हम बात करें मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो टोकोफेरॉल। अगला है बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो अस्थिरंध्रता हेतु यानी ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों देखिए थोड़ा हो सकता है ज़्यादा बता दिया हूँ, मतलब अलग हट के थोड़ा बता दिया हूँ। तो आज बता दिया हूँ, कल से मैं चीज़ें मतलब संतुलित कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। 1-2 दिन क्लास नहीं हुई इसीलिए है ऐसा, मतलब 1-2 दिन नहीं हमको लगता है 10-12 दिन हो गए। रक्षाबंधन के बाद से ये बीच में शायद 2 क्लासें हुई हैं, उसके बाद क्लास मैंने कोई ली नहीं है लॉन्ग। ठीक, शॉर्ट तो मैंने बहुत सारे डाले थे जो रिवीजन के लिए थे, लॉन्ग नहीं लिए, तो 1-2 दिन में मैं मतलब वो आ जाएगी अपनी फ्लो, तो टेंशन ना लीजिए। बाकी कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन करते रहिए, वहाँ 2-3 क्वेश्चन डेली आते हैं, लाजवाब तरीके से रहते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, उसमें बहुत सारे लोग आंसर सही देते हैं, बहुत लोग गलत देते हैं, जो गलत देते हैं वो आकलन करें कि कहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो सारे दोस्तों बहुत लाजवाब क्वेश्चन हैं, वो कॉम्पिटिशन के ही क्वेश्चन हैं, जो पीसीएस में आए हुए हैं, जो आईएएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो मतलब एक लेवल में आए हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर ऊपर का लेवल आपको थोड़ा करा दूँगा, तो नीचे के लेवल आराम से आप कर सकते हैं, ठीक? आपका माइंड वैसा डेवलप हो जाएगा। लिखा है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटिस होता है तो यूरिक अम्ल के जमाव से होता है दोस्तों। अगर हम बात करें देखिए आप एक वर्ड सुने हैं क्रैम्प, सुने हैं कि नहीं क्रैम्प? कि क्रैम्प्स हो गए हैं खिलाड़ियों के, जैसे यशस्वी जायसवाल के हुआ था। एक बार आप मैक्सवेल का देखे होंगे, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, 209 रन अकेले बना दिया था, तो क्या हुआ था? क्रैम्प हुआ था। क्रैम्प का मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए जब हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे जो हम मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर मान लीजिए कैसे बताएँ यार? जैसे लैक्टिक एक सॉरी देखिए इस तरह होता है इसमें कि लैक्टिक अम्ल जो है जमा हो जाता है। इसका रीज़न बहुत बढ़िया है, मेरे माइंड से इस समय स्किप होगा। लैक्टिक अम्ल एक जगह जमा हो जाता है दोस्तों, तो वो वही क्या होता है मतलब क्रैम्प पड़ जाता है। तो क्या होता है गर्म पानी से अगर धो दो, तो ये मतलब हट जाता है, समझ में आया कि नहीं? यानी जो लैक्टिक अम्ल जमा होता है वही क्रैम्प मतलब कहलाता है दोस्तों। ऐसे ही होता है, आप मतलब मैं बता दूँगा किसी दिन, कल वाली क्लास में बता दूँगा। कल वाली क्लास में, तो थोड़ा ऐसे ही होता है, वही क्रैम्प होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है यूरिक अम्ल के जमाव से, ठीक? लेकिन वहाँ किसके है तो लैक्टिक अम्ल है।
थोड़ा मतलब दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे हल्का-फुल्का। अगला है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर यानी किडनी पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है तो एचडीएल का स्तर। अगला दिया है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है तो कैल्शियम और फास्फेट की। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है रोटा वायरस। अगला है अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है तो यकृत है। अगला है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो 1 से 2 दिन के लिए। दोस्तों पता है जो मनुष्य का जो शुक्राणु है यानी स्पर्म की अगर हम बात करें तो इसका कौन सा भाग जो है मादा के जनन में जाता है यानी ओवरी में जाता है या इक्स में जाता है तो इसका केवल कोशिका वाला भाग जो है काम करता है उसमें। समझ नहीं कौन सा कोशिका वाला भाग, सॉरी कोशिका नहीं केंद्रक वाला भाग क्या करता है, केंद्रक वाला भाग इसका जो है उसमें काम करता है। समझ कि नहीं, जाता पूरा है लेकिन काम कौन मतलब वहां मिलता कौन है तो न्यूक्लियस मिलता है यानी केंद्रक मिलता है। समझ कि नहीं, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके पास ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब मैं चीज़ें बताऊँगा और डिटेल से जब थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे, किसी दिन कोई बुक पढ़ेंगे उस तरह के जो टॉपिक वाइज़ होगा, तो उसमें हम चीज़ें कवर करेंगे। अगला लिखा है कि जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक दोस्तों? देखिए, ये पेज हमारा लास्ट है, ये कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर जो है कल आगे देखेंगे चीज़ें। अगला दिया मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं, तो जबड़े में होती हैं। लिखा एएसए नोड नाम से जाना जाता है, तो पेसमेकर है दोस्तों, जो एएसए नोड नाम से जाना जाता है। ये कहाँ होता है? तो हमारे जो है हृदय में होता है। लिखा एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत 65% होता है। अबिंदुकता एक बीमारी है आँखों की। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है तो 1.5 लीटर। अगला दिया हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है फास्फोरस। अगला है पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है तो लैक्टिक अम्ल, देखिए यही है। अगर लैक्टिक लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों जम जाता है ना, तो ये मतलब जो है दिक्कत करता है। समझे कि नहीं? तो वही है कि मतलब मुझे थकान होने लगती है, क्रैम्प्स भी पड़ जाते हैं। तो अगला दिया है कि परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में उपस्थित है तो हाइपोथैलेमस। अगला दिया हृदय आराम करता है तो 2 धड़कनों के बीच। अगला मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, मतलब सेम रहता है। अगला है कि कृत्रिम हृदय है तो जार्विक 7। दोस्तों देखिए ये इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आपको बता दूं। देखिए गर्मी में क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान जो है कम हो जाता है बाहर के तापमान की अपेक्षा। जैसे बाहर का तापमान मान लीजिए 45 डिग्री, हमारे शरीर का तापमान क्या है 37 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, यहाँ तापमान कम है, यहाँ तापमान अधिक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी तरफ चलेंगी कि नहीं दोस्तों? आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया होगा कि हवाएँ किधर चलती हैं मुँह पर से, जहाँ स्थान खाली होगा, यहाँ निम्न तापमान है, यहाँ उच्च तापमान है, तो ये इधर की ओर चलेगी, चलेगी कि नहीं दोस्तों? आप बताइएगा। तो हम मुझे गर्मी लगेगी कि नहीं खूब सारी? लू हमें तभी तो लगती है दोस्तों, हमारी ओर वो आकर्षित हो रही है, यानी हमारे शरीर का तापमान कम है, बाहर का तापमान अधिक तो हमारी ओर चलेगा। तो गर्मी में हमें क्या लगेगी? गर्मी लगेगी, लगेगी कि नहीं आप बताइएगा? लगेगी ना, गर्मी में इसीलिए गर्मी लगती है। ठंडी में क्या होता है? ठंडी में उल्टा हो जाता है। हमारे शरीर का तो तापमान सेम रहता है 37 डिग्री, बाहर का तापमान होता है 20 डिग्री। आप बताइए जब 20 डिग्री बाहर का तापमान है, 37 डिग्री हमारे शरीर का तापमान है, तो हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर जाने की कोशिश करती है कि नहीं? करती है कि नहीं दोस्तों आप बताइए? हम स्वेटर क्यों पहनते हैं? अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए दोस्तों, ना कि इसलिए पहनते हैं कि बाहर का तापमान बाहर से तापमान नहीं आएगा, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी कम तापमान है, वो हमारे शरीर में थोड़ा प्रवेश करे। इसलिए हम मफलर हर चीज़ मतलब जो है बाँध के रखते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर ना जाए। जैसे हमारी ऊर्जा बाहर के संपर्क में आती है तो हमें जो है ठंडी महसूस होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरी तरह से कि नहीं? यही रीज़न है और ऐसे ही रीज़न नल में होता है कि नल जो है भाप निकालता है ठंडी में, लेकिन गर्मी में नहीं निकालता है। गर्मी में इसलिए नल का पानी ठंडा होता है क्योंकि बाहर का तापमान ज़्यादा है और नल का ताप अंदर का तापमान कम है। समझ गए? पानी का तापमान जो नल है, नीचे का तापमान कम है, तो नीचे का तापमान कम है, बाहर का तापमान अधिक है, तो दोस्तों तो वो हमें ठंडा नहीं महसूस होगा। आप खुद ही लॉजिक लगाइए। और उसके बाद ठंडी में क्या होता है, बाहर का तापमान होता है अधिक, अंदर का तापमान हो सॉरी बाहर का तापमान होता है कम और अंदर का तापमान होता है अधिक। समझे कि नहीं? तो जब अंदर का तापमान अधिक है, बाहर का कम है तो हमें वाष्प नहीं नज़र आएगी नल में, आएगी कि नहीं? तो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सोच लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा चलो बता देते हैं। जब आज इतने कॉन्सेप्ट बताए हैं तो ये भी मैं शामिल कर दिया, समझे कि नहीं? तो ये दोस्तों कैसा आपको लगेगा, आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बाकी बता सकते हैं। और दोस्तों मैं आपका दोस्त ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे हर चीज़ बता सकते हैं।
जो आप बताएँगे मैं सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे दूँ। अगला लिखा है कि कृत्रिम हृदय है तो जार्विक 7 है, लेज़र बीम का उपयोग होता है तो आँख की त्वचा में होता है। लिखा है मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है तो यकृत में होती है। लिखा है मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं? कृंतक होते हैं। अगला है मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है तो आवर्तता। अगला दिया है कि मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में, तो ये तो आप देख ही चुके हैं। अगला दिया है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों, ठीक, दूसरी अग्नाशय है। अगला है शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती तो सोडियम। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए यकृत जो होता है हमारा लीवर होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेट है, थोड़ा मैं आपको बना दूँ हल्का एक, अब कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ तो बता ही दूँ इसी बात पे, नहीं तो भूल जाएँगे, मान लीजिए मैं भी भूल जाऊँगा। यहाँ पे हमारा यकृत है, क्या है? इस तरह मान लीजिए कि यकृत है, ऐसे तो है नहीं दोस्तों, यकृत ऐसे होता है, इस तरह होता है, ठीक। यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि है, इससे मतलब लगी होती है, इस तरह होती है अग्नाशय ग्रंथि। मान लीजिए यहाँ होता हमारा क्या होता है, तो पित्त की थैली होती है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्त, ठीक, गॉल ब्लैडर यहाँ पे होता है। इसमें पित्त रस ये बनाता है बाइल जूस, तो इसमें इकट्ठा होता रहता है, किसमें? इसमें। और ये क्या करता है, तो ये वसा का पाचन करता है, क्या करता है? वसा का पाचन करता है, यानी जो फैटी एसिड है हमारा उसका पाचन करता है। तो ये क्या करता है, ये पित्त रस हमारा जाता है किसमें, तो छोटी आंत में मिल जाता है, और गॉल ब्लैडर से भी क्या करता है, यहाँ से जो एंजाइम निकलता है वो भी पित्त छोटी आंत में मिल जाता है। तो शरीर में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रोटीन का पाचन तो पेट में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो पेट में होता है। वसा का पाचन होता है मतलब ये पित्त की थैली करती है दोस्तों, ठीक? लीवर के पास जो पित्त की थैली है, वहाँ होता है मतलब बाइल जूस करता है वसा का पाचन। दोस्तों अगर आप बताइए, अगर किसी को मतलब बहुत छोटा होता है ये पित्त गॉल ब्लैडर, अगर किसी को पथरी हो गई, मान लीजिए पथरी अगर गॉल ब्लैडर में हो गई यानी पित्ताशय में, तो इतनी छोटी होती है तो डॉक्टर इसे निकाल देते हैं बाहर। तो अगर मान लीजिए कि पित्त की थैली हट गई, समझिए बात को, मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा मतलब बहुत जगह देखे होंगे, बहुत लोगों को गैस बन जाती पेट में, या बहुत सारी अगर मतलब तला भुना खा लेते तो उन्हें दिक्कत होती। अगर मान लीजिए कि ये हट गया गॉल ब्लैडर, तो आप बताइए पित्त का निर्माण होगा? होगा? पित्ताशय इकट्ठा होगा? नहीं होगा ना। तो आप एक चीज़ समझिए, पित्ताशय जब यहाँ इकट्ठा नहीं होगा, मतलब पित्त रस यहाँ इकट्ठा नहीं होगा, तो वसा का पाचन हो पाएगा पूरी तरह से? नहीं हो पाएगा ना, वसा का पाचन कम हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं कि फैटी एसिड नहीं खाना चाहिए आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मतलब अगर फैटी एसिड खा लेंगे तो वसा का पाचन नहीं होगा, तो दिक्कत क्रिएट होती चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो यही रीज़न है। समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आ गया तब भी बहुत है। अगर मैं मानता हूँ मैंने 50% बताया है आपको, 50 में अगर 5% आपके समझ में आ गया तो बहुत है। ठीक दोस्तों? तो बस यही बताना था, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये यकृत से संबंधित था ना, इसीलिए बता दिया। अगला है शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं है, तो किसकी? सोडियम की। अगला है मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है, तो सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम है। मानव मतलब त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है तो कौन है? मेलेनिन है दोस्तों। जो हमारी त्वचा का रंग काली और नीली होती रहती है, सॉरी नीली कहाँ त्वचा होती है, काली और सफेद, उसी से। मानव के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन देख लेते हैं, एंडोक्राइन। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिका में स्रावित होता है तो इंसुलिन है। अगला हार इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है दोस्तों, याद रखेंगे आप ना। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी है? तो इम्यूनो अम्ल है, स्टेरॉइड है, प्रोटीन है। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों अग्नाशय है। अगला है कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहाँ वे उत्पादित होते हैं, तो एंजाइम है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या कहलाता है? थोरॉक्सिन। क्या है? थोरॉक्सिन। अगला पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं तो वसा का करते हैं। अगला स्त्रियों में रजोनिवृत्त के पश्चात उत्पादन होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का। अगला है पादप हार्मोन, तो साइटोकाइनिन है, ऑक्जिन है, जिब्रेलिन्स है, एब्सिसिक अम्ल है, एथिलीन है। फलों को पकाने में इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिजिन्स है। ठीक दोस्तों, ये वृद्धि रोक देता है जो है एब्सिसिक अम्ल। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है, सबसे छोटी ग्रंथि। अगला है यहाँ मुझे हड्डी नजर आई कि मतलब सबसे छोटी हड्डी, तो वो तो हम लोग स्टिपेज पढ़े थे, लेकिन यहाँ ग्रंथि पूछा, पिट्यूटरी है, ठीक। अगला फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो अभी मैंने बताया पादप हार्मोन एथिलीन है। लड़ो या उड़ो की धारणा, तो एक एड्रेनलिन हार्मोन है, कौन है? एड्रेनलिन, किडनी के ऊपर होता है, ग्रंथि होती है उसी से। हम यहाँ तक देख लेते हैं दोस्तों, पाचन तक, ठीक।
तो कल से हम यही स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फिगर बना के भी बताऊँगा कैसे होगा, रट जाएगा मतलब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन होते हैं दोस्तों। एक प्रोटीन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन। लिखा है कि माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना प्रेरित करता है तो ऑक्सीटोसिन के मोचन को। ये हार्मोन्स है दोस्तों। अगला दिया है पादप हार्मोन नहीं है तो इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, ये मनुष्य में होता है, इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है। अगला दिया है इसी जब ये कम हो जाता है दोस्तों तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक। अगला दिया है फेरोमोन्स। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। अगला दिया है इंसुलिन होता है तो प्रोटीन होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है तो अग्न्याशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिका में। समझा कि नहीं, याद रखेंगे आप। अगला दिया है प्रोजेस्टेरॉन क्या है, गर्भाशय, ये मतलब जो ग्रंथि है इसके लिए है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है, अंडाशय। अगला दिया है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन अग्न्याशय से निकलता है। यानी ये कहाँ-कहाँ से निकलता है उसके बारे में बताया गया है। ऑक्सीटोसिन ये क्या है, हार्मोन है। लिखा है एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन क्या है, विशिष्ट रबर है। रेयान क्या है, सेलुलोज है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो एक हार्मोन जो परिवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है। देखिए 2 बार पूछा, ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे। देखिए अफ्रीका वाले ज़्यादा काले होते हैं क्योंकि वहाँ तीनों दिखाए गए, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तो वहाँ पे सीधी-सी बात है सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहता है, तो वहाँ के लोग काले बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मेलानिन ज़्यादा होगा, क्योंकि सूर्य से पराबैंगनी किरणें ज़्यादा आएँगी दोस्तों, तो मेलानिन की आवश्यकता ज़्यादा है। तो सीधी-सी बात लोग काले होंगे तभी तो बच पाएँगे, गोरे लोग होंगे तो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर कनाडा, रूस की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम यानी पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता कम, तो मेलानिन वहाँ पे कम। समझ में आया कि नहीं? तो लोग गोरे-गोरे, गोरे-गोरे। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी धीरे-धीरे। तो दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत अगर मतलब चीज़ें इधर-उधर हुई होंगी हल्का-फुल्का तो मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आज पहला दिन था, बहुत दिन के बाद क्लास लिया हूँ, कम से कम 10-12 दिन के बाद, तो हो सकता है लेकिन कल से फ्लो में हम आ जाएँगे। तो टेंशन ना लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। एक वीडियो बनेगी तो उसमें हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।